अच्छा जी, जो केरीज है, टॉपिक केरीज ओरल पैथोलॉजी का, इसको हम प्रोसीड करते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब इसको आगे कवर कर ले जितना जल्दी हो सके, बल्कि टॉपिक थोड़ा सा एक्सटेंडेड है तो इस वजह से इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बैकग्राउंड नॉलेज है रिगार्डिंग केरीज, केरीज किस तरह डेवलप होते हैं और कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ लिया, प्लाग के बारे में आपने पढ़ लिया, प्लाग इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ लिया, देन आपने एसिडिक या एसिड के रोल के बारे में पढ़ लिया, शुगर के रोल के बारे में पढ़ लिया, सक्रोज वगैरह। और उसमें हर एक टॉपिक में मल्टीपल एस्पेक्ट थे। और फिर देन आपने सलाइवा को भी डिस्कस किया कि सलाइवा का क्या रोल हो सकता है इस पूरे कहानी में। एंड देन हम आते हैं प्रॉपर पैथोलॉजी की तरफ। अब चूंकि हमारे पास केरीज जो होती है वो टूथ के दो इसमें होती है, टूथ के दो आप कह सकते हैं कि टिश्यूज जो जिससे टूथ बना होता है, हार्ड टिश्यूज, तो उनमें केरीज होती है। एक एनिमल होता है, एक डेंटिन होता है। क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं एनिमल एंड डेंटिन, ये दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर कंपोजिशन के होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी होती है। तो उस वजह से जो केरीज की प्रोग्रेशन है या केरीज की इनिशिएशन है वो दोनों में डिफरेंट है। डेंटिनल केरीज में थोड़ी सी एक डिफरेंट अप्रोच के साथ केरीज प्रोग्रेस करती है और एनिमल में थोड़ी सी, और उसकी मेन रीजन ये है कि एनिमल एज कंपेयर टू डेंटिन इज मोर हार्डर। समझ में आई बात? इसकी नेचर ये है, इसके नेचर ये है, अगर आप एनिमल के केरीज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं तो आप इन दो पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें कि नेचर एंड कंपोजिशन। तो नेचर तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि एनिमल इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। सही है, एनिमल क्या है? हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, ये इसकी नेचर है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो स्पेसिफिकली आपको पता है कि ये तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से बना होता है। सही है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल के साथ साथ कुछ इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है। सही है, वो अपने 97 या 96% जो है ये इनऑर्गेनिक कंटेंट से बना होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। सही है, तो ये तो इसकी नेचर एंड कंपोजिशन हो गई। फिर कॉन्सेप्ट आता है कि केरीज एनिमल वर्सेस डेंटिन में क्या कॉन्सेप्ट है। तो दो बातें हैं, जिस तरह एनिमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो वहां पर जो केरीज है वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोग्रेस करती है। एनिमल की इन्विजन जो होती है वो एसेट्स के लिए, या एनिमल की जो डीमिनरलाइजेशन है वो एसेट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्या होती है भाई? थोड़ी सी मुश्किल होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है कि वो क्या कर ले, उसको इन्वेट कर ले, उसको डीमिनरलाइज कर ले। सही है, लेकिन और ये प्रोग्रेशन भी होती है या जो एक्सपेंशन होती है या जो ये आगे जाती है, प्रोसीड करती है या प्रोग्रेस करती है केरीज, तो एनिमल में क्या होता है? थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेशन होती है। क्या होती है? स्लो प्रोग्रेशन, क्योंकि इसके जो प्रिजम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत होता है। सही है, तो उनको स्पेस नहीं मिलता। वो जो डीमिनरलाइजेशन करते हैं, ऐसे डीमिनरलाइजेशन करते हैं, तो क्या होता है भाई? वो डीमिनरलाइजेशन एक्चुअली टाइम लेता है। क्या लेता है? टाइम लेता है। लेकिन वंस अगर ये केरीज जो है वो डेंटिन को इन्वेट करती है, डेंटिन को डीमिनरलाइज करती है, डेंटिन तक स्प्रेड होती है, डेंटिन तक एक्सटेंड होती है, तो फिर ये बहुत जल्दी प्रोग्रेशन करती है टुवर्ड पल्प। सही है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम डेंटिन को तो प्रिजर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एनिमल के अंडरलाइंग आता है। तो हमने कोशिश ये कर दी है कि जितना ज्यादा हो सके हम प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल कर लें। क्यों? क्योंकि यही बैरियर है। अगर वंस दिस बैरियर इज ब्रेक तो फिर केरीज को रोकने से, स्प्रेड होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड देन अल्टरनेटिवली ये केरीज जो होगी वो पल्प की तरफ चली जाएगी एंड विल कॉज पल्पाइटिस एंड ऑल अदर, जो मैंने फैट आपको बताया था कि कहां तक ये फिर एक्सपेंड या स्प्रेड हो सकती है। समझ में आई बात? तो कोशिश हमारी होती है एनिमल की प्रिवेंशन की, एनिमल की प्रिजर्वेशन की। देन तीसरा जो कंसेप्ट होता है वो एनिमल की परमिएबिलिटी का आता है। तो एनिमल जो है वो इनपरमिएबल है। समझ में आई बात? इनपरमिएबल है। बट मैंने आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है। अज्यूम दिस क्रिस्टल इज अ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। इसको क्या अज्यूम कर ले भाई? आप हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल अज्यूम कर ले। सही है, तो क्या होता है कि ये क्रिस्टल जो है वो मोस्टली इम्परमिएबल है टुवर्ड अगर इससे कोई सब्सटेंस पास होता है। लेकिन ये जो लेटस होता है, लेटस क्या होता है? ये जो दो आप ये क्या आप अज्यूम कर सकते हैं? इसको आप एटम अज्यूम कर सकते हैं, इसको भी एक आयन अज्यूम कर सकते हैं, इसको भी। सही है, आपने ये पढ़े होंगे। सही है, इसको एक आयन अज्यूम करते हैं और ये जो लाइनिंग होती है इट कैन बी कंसिडर्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन दीज आयन। सही है, लेकिन इन बॉन्डिंग के अलावा इसमें हर स्पेस होता है, लेटेस्ट जिसको कहा जाता है। समझ में? स्पेस होता है। तो वो स्पेस जो है वो परमिएबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए परमिएबल है। सही है, हाइड्रोजन आयन जो होता है
वो यहाँ से पास हो सकता है। एनिमल की परमिएबिलिटी जो होती है वो हाइड्रोजन आयन के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं है, और वो भी क्यों? क्योंकि इट्स स्मॉलेस्ट आयन, ये बहुत छोटा आयन है, और ये लेटस जो है वो बस इंतहाई स्मॉल स्ट्रक्चर को पास क्या करता है, परमिएबल है पास, बाकी ये किसी को परमिएबल नहीं है। तो ये इसमें एक्सेप्शन है H प्लस आयन, बाकी ये इनपरमिएबल है, तो अंदर कोई भी चीज नहीं जा सकता जब तक आप इसको डिजोल्व ना करें। कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक एनिमल डिजोल्व नहीं होगा तो कोई भी जो मटेरियल है वो अंदर नहीं जा सकती। तो नो एसिड, नो बैक्टीरिया इमेजिन अनटिल एंड अनलेस जब ये एनिमल को डिसॉल्व ना कर। समझ में ये बात? अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पर एक कोन स्ट्रक्चर ड्रा किया है, सही है, कोन स्ट्रक्चर। तो इस कोन स्ट्रक्चर की अपनी एक क्या है, सिग्निफिकेंस है एनिमल कैरीज में, और वो क्या है? क्योंकि हमारे पास एनिमल कैरीज होती है ना, जब एनिमल कैरीज को हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, एनिमल कैरीज को स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसकी जो स्टडी होती है एनिमल के रिस्क की, तो ये माइक्रोस्कोप के अंडर हम इसको स्टडी करते हैं, बट इसमें चंद चीजें और भी यूज होती है। टेक्निक, आपने पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सही है। तो इसमें एक सब्सटेंस यूज होती है पेनोलाइंस, सही है, पेनोलिन्स या पेनोलाइंस, ये एक प्रिज्मेटिक सब्सटेंस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने में या लाइट को की कैरेक्टरिस्टिक चेंज करने में मदद देता है। आप सिंपल ये अज्यूम कर ले या सिंपल ये अंडरस्टैंड कर ले कि पेनिलोन्स को हम या एनिमल को पेनिलोन्स में डिप करते हैं, या पेनिलोन्स एक सोल्यूशन है जिसको हम एनिमल के अंदर क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं जो केरीज वाले एनिमल्स होते हैं या, और फिर हम उसको अंडर पोलराइज लाइट स्टडी करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको पता है, पहले जमाने में हम पोलराइज लाइट के अंदर स्ट्रक्चर स्टडी करते थे, क्योंकि वहां पर अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, सही है, एंड देन वी विल सी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये आप कह सकते हैं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन सिंपली ये स्टडी का तरीका होता है केरिस को स्टडी करने का अंडर माइक्रोस्कोप। तो वहां पर जब आप अंडर माइक्रोस्कोप इस केरिस को स्टडी करते हैं तो आपको 4 जोन्स नजर आते हैं। कितने नजर आते हैं? 4 जोन। अज्यूम यहां से यहां तक ये पूरा एनिमल है, क्या है, हमने एनिमल को इतना ज्यादा विड्थ में लिया है, इतना ज्यादा मोटा हमने एनिमल को कंसीडर किया है कि यहां से यहां तक ये एनिमल है, और इसके नीचे फिर क्या स्टार्ट होगा, फिर डेंटिन स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल, फिर क्या स्टार्ट होगा, फिर डेंटिन स्टार्ट होगा। समझ नहीं बात? तो ये सबसे पहला जो जोन होता है जो मैंने रिब में हाईलाइट किया है। तो पहले तो ये आप अंडरस्टैंड कर ले कि जो एनिमल कैरीज होती है उनको हम जब स्टडी करते हैं तो हमें 4 जोन्स नजर आते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। जब एनिमल केस को हम स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो हमें 4 किस्म के प्रेजेंटेशंस नजर आते हैं, 4 जोन्स नजर आते हैं, 4 किस्म के सेपरेटेड एरिया नजर आते हैं केरीज में। क्या नजर आते हैं? 4 किस्म के सेपरेटेड एरिया हमें नजर आते हैं केरीज में, जब एनिमल केरीज में, जब इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड पेनिलोन्स स्टडी करते हैं। तो और ये 4 जोन्स जो होते हैं या 4 रीजन जो होते हैं, या फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, सही है, मैं इसको कहता हूं, इस रेड वाले को मैंने नाम दे दिया जोन नंबर 1 का। समझ में आई बात? इस 2 को, इस ब्लू वाले को मैंने नाम दे दिया जोन नंबर 2 का। इस ग्रीन वाले को मैंने नाम दे दिया, सही है, जोन नंबर 3 का। समझ में आई बात? और इसको मैंने नाम दे दिया जोन 4, सही है। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं पूरे एनिमल को यहां से यहां तक तो आपको 4 जोन्स नजर आते हैं, सही है। अच्छा, ये जोन जो होते हैं ये इस कॉनिकल शेप में होते हैं। जो ब्रॉड एरिया होगा, जो ब्रॉड एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये टुवर्ड सरफेस होगा, टूथ सरफेस। समझ में आई बात? और ये जो कोन या कॉनिकल एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये इसको हम एपिक्स कहते हैं। तो ये क्या होगा? टुवर्ड डेंटिन, एग्जैक्टली टुवर्ड डेंटिन। तो ये जो सरफेस जोन है ये टूथ सरफेस की तरफ होगा, सुपरफिशियल, सही है। और ये जो ईयर वाला है एपिक्स, ये किसकी तरफ होगा? टुवर्ड डेंटिन। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा भाई? डेंटिन स्टार्ट होगा, जिसके बाद ये वाला पूरा एनिमल, इसके बाद डेंटिन स्टार्ट होगा, एंड देन पल्प की बात होगी, सही है। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला जोन है, ये यहां हम इस तरह करते हैं कि हम एपेक्स से स्टार्ट ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट लेते हैं जोन नंबर 4 से। लेकिन इसका स्टडी का तरीका भी है कि ये आप यहां से स्टडी करेंगे, बुक्स वाले इसको यहां से स्टडी करते हैं। समझ में आई बात? समझ में? फ्रॉम एपिक्स टुवर्ड द सरफेस। तो फर्स्ट ये स्टडी होता है, सेकंड ये स्टडी होता है, थर्ड ये स्टडी होता है, और फोर्थ ये स्टडी होता है। तो अगर आप इसको क्या करते हैं, आप इसको चेंज कर ले, इसको फोर्थ कर लें, सही है, इसको थर्ड कर लें, इसको सेकंड कर लें, इसको सेकंड कर ले, और इसको, क्योंकि हम स्टडी इस पोजीशन पे करेंगे, इस तरह करेंगे, बाकी पहले भी सही था, तो हमारे लिए थोड़ी सी ये इजी होगा, सही है। जो सबसे लास्ट जोन होता है ये जोन, ये वाला जोन नंबर 1, सही है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलूसेंट जोन का। इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलूसेंट। और ये ट्रांसलूसेंट इसको इसलिए कहा जाता है कि जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैनोन्स अंडर पोलराइज्ड लाइट स्टडी करते हैं ना,
तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो आपको ट्रांसलूसेंसी शो करता है। क्या शो करता है? ट्रांसलूसेंसी। समझ में आई बात? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट इज इट्स इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल शेप। ये अफेक्टेड है केरीज से, ये नहीं है कि ये केरीज से अफेक्टेड नहीं है, बट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो डिसोल्यूशन है, ये डिसोल्यूशन है। समझ में आई बात? या ये जो यहाँ पर क्या है, जो आप कह सकते हैं कि जो एनिमल खराब हुआ है वो बहुत मिनिमम है। क्या है? बहुत मिनिमम है। ऑलमोस्ट इट्स द ओरिजिनल शेप। तो इस वजह से ये जो एरिया है ये आपको ट्रांसलूसेंट नजर आता है। माइनर माइनर डिसोल्यूशन मौजूद होती है ज्यादातर उस एरिया में जो बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक कंटेंट से बना होता है। सही है। और उसमें स्ट्रक्चर्स एनिमल में है जो इनऑर्गेनिक कंटेंट से ज्यादा बने होते हैं। बुक में नेम्स भी दिए गए हैं, तो उसमें माइनर माइनर डिसोल्यूशन हो सकती है। बाकी ये जो एरिया है वो सिंपली ट्रांसलूसेंट नजर आता है। सही है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा जोन है ना, सेकंड नंबर जोन, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ। समझ में आई बात? इस जोन की बात कर रहा हूँ, जोन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो जोन नंबर 2 जो है इसको कहा जाता है डार्क जोन। इसको क्या कहा जाता है? डार्क जोन। अच्छा, एक तो ये जो नेम्स इनको दिए गए हैं ना, ये नेम्स इनको अपीयरेंस के बेस पे दिए गए हैं। किस बेस पे दिए गए हैं? अपीयरेंस के बेस पे दिए गए हैं। समझ में आई बात? और अपीयरेंस किस, जो माइक्रोस्कोप के अंडर इनकी अपीयरेंस होती है, सही है, तो सिंपली उसी अपीयरेंस के थ्रू ये नेम्स दिए गए हैं। जो दूसरा जोन होता है जिसको हम कहते हैं डार्क जोन, तो इस जोन में बनिस्बत इस जोन के, जोन नंबर 1 के, डिमिनरलाइजेशन थोड़ी सी ज्यादा हुई होती है। डिमिनरलाइजेशन क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा। रिसर्च ये कहती है कि इस जोन में 2 to 4% एनिमल जो होता है, 2 to 4% एनिमल वो डीमिनरलाइज हुआ होता है या डिसोल्यूशन इसकी हुई होती है। समझ में आई बात? डिसोल्यूशन इसकी हुई होती है। अच्छा, नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये है कि जब आपकी किसी भी स्ट्रक्चर की डीमिनरलाइजेशन होती है तो रिपेयर का प्रोसेस भी साथ साथ में चलता है। सही है। और टिश्यू कोशिश ये करता है कि इसकी रीमिनरलाइजेशन भी हो। सही है। तो इस जोन में आपको जो चेंजेस नजर आएंगे, सही है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीमिनरलाइजेशन एंड रीमिनरलाइजेशन। सही है। कुछ डीमिनरलाइजेशन, कुछ रीमिनरलाइजेशन की आपको क्या नजर आएगी भाई? आपको वो चेंजेस नजर आएगी। सही है। तो वहां पर लाइट उस क्रिस्टल में स्प्रेड नहीं होता। जब स्प्रेड नहीं होता, इतनी छोटी छोटी इसमें स्पेसेस होते हैं कि यहां पर क्विनोलोन्स के स्मॉल मॉलिक्यूल एंट्री कर सकते हैं, क्विनोलोन्स के लार्ज मॉलिक्यूल भी एंटर नहीं हो सकते। इतने स्मॉल स्मॉल इसमें पोर्स होते हैं जब आप इसको स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। सही है। क्विनोलोन्स क्या करते हैं? इसको ब्राइट बनाता है। सिंपली क्विनोलोन्स क्या करता है? इसको ब्राइट बनाता है, आपको दिखाता है। सही है कि भाई यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं। तो यहाँ पर क्विनोलोन्स के भी स्मॉल मॉलिक्यूल एंटर हो सकते हैं। इतना स्मॉल स्पेस है, इतना क्या है? स्मॉल स्पेस है। तो इस इट इज द कॉन्सेप्ट कि ये डार्क जोन, या इसको डार्क जोन क्यों कहते हैं। तो इसमें हल्की फुल्की डीमिनरलाइजेशन मौजूद होती है। भी है कि इट इज द इंडिकेशन ऑफ रीमिनरलाइजेशन। सही है। यहाँ पर डीमिनरलाइजेशन हुई थी, अब रीमिनरलाइजेशन होने वाली है या हो रही है। तो इस वजह से वो आपको एक्सिस भी, क्योंकि पोर्स इतने स्मॉल क्यों हो गए? पोर्स इतने स्मॉल इसलिए हो गए कि डीमिनरलाइजेशन के बाद रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट है, तो उस वजह से वो चीज रिकवर हो रही है। तो जो अंदर ईयर है वो तो वैसे भी एनक्लेव्ड है और बाहर से कुछ चीज जा भी नहीं सकती, तो चीज जो है वो डार्क नजर आती है, वो बंद हो जाता है। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द डीमिनरलाइज्ड क्रिस्टल। इसमें क्या हो गई? डीमिनरलाइजेशन हो गई। तो ये वाला एरिया भी ओपन है, ये वाला भी ओपन है। तो अगर इसके अंदर क्विनोलोन्स को आप पुश करते हैं तो क्विनोलोन्स अंदर चले जाएंगे और विजिबिलिटी आपको नजर आ जाएगी। अब रीमिनरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा इसकी तरफ आ गया, थोड़ा पूरी नहीं है लेकिन स्टार्ट हो गई। सही है। अब यहाँ पर सेंटर से स्टार्ट हो गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी स्पेस बाकी है। बुक वाले ये कहते हैं कि ये स्पेस इतनी ज्यादा छोटी है ना कि ये क्विनोलोन्स को परमिट नहीं करती कि वो अंदर चले जाए। एंड इट इज द इंडिकेशन ऑफ रीमिनरलाइजेशन कि इतने वो पोर्स स्मॉल हो गए, जो पहले बड़े बड़े पोर्स बने थे डिसोल्यूशन से, वो इतने स्मॉल हो गए कि अब क्विनोलोन्स अंदर नहीं जा सकता। इसमें ईयर है, और जब क्विनोलोन्स अंदर नहीं जा सकता, स्पेसिफिक ईयर को आप छोड़ दें, वो क्विनोलोन्स की बात करें कि अंदर नहीं जा सकते, तो स्पेसिफिकली आपको डार्क एरिया नजर आएगा। क्या नजर आएगा? डार्क एरिया नजर आएगा। अच्छा जी, तो केरीज में ट्रांसलूसेंट जोन और डार्क जोन जो है वो डिस्कस हो गया। अच्छा, थर्ड जो जोन है फ्रॉम एपिक्स टुवर्ड द सरफेस, और ये स्पेसिफिकली हम एनिमल केरीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड जोन है, ये वाला जोन, इसको कहा जाता है बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। अच्छा जी, बॉडी जो होती है, बॉडी, तो यहाँ पर और यहाँ पर तीनों सरफेस की भी बात कर रहा हूं, इसकी भी बात कर रहा हूं और इसकी भी बात कर रहा हूं। यहां पर होता है कि भाई जोन ऑफ रीमिनरलाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन, कि भाई कुछ रीमिनरलाइजेशन भी हो रही है, कुछ डीमिनरलाइजेशन भी हो रही है। पॉसिबल है कि डार्क जोन में डीमिनरलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी हैवी हो,
सही है। रीमिनरलाइजेशन भी हो, टू पुअर पर्सन हमने पढ़ा था, सही है। और रीमिनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने ऐसा पढ़ा कि वहां पर डार्कनेस शो होती है, क्विनोलोन्स के मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा सकते, तो समटाइम्स इट शोज रीमिनरलाइजेशन एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डार्क जोन। जो बॉडी होती है, तो बॉडी यहां पर सर्फेस के साथ कनेक्ट है, और इस पॉइंट पे किसके साथ कनेक्ट है, डार्क जोन के साथ कनेक्ट है। तो इन दोनों एरियाज में जो डीमिनरलाइजेशन की कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। समझ में आई बात कि यहां पर और यहां पर, समझ में आई बात, एक ईंट पे, यहां पर इस ईंट पे और इस ईंट पे, तो एक में जो डीमिनरलाइजेशन का रेट है, सही है, जो सरफेस वाला है वहां पर 25% तक डीमिनरलाइजेशन हुई होती है, लेकिन डार्क जोन में 5% तक डीमिनरलाइजेशन हुई होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, बॉडी एक तो ये जोन ऑफ डीमिनरलाइजेशन है मोस्ट प्रोबेबली। अब डीमिनरलाइजेशन के हद तक, कितने हद तक डीमिनरलाइजेशन हुई है एनिमल में, तो ये कहते हैं, बुक वाले कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। अगर आप इस बॉडी के, ये जो बॉडी है, ये बॉडी जोन नंबर 3 इसको, सही है, अगर आप उस बाउंड्री की बात कर रहे हैं जो डार्क जोन के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पर सिर्फ 5% डीमिनरलाइजेशन। लेकिन इसी बॉडी का वो बाउंड्री जो सरफेस वाले जोन के साथ कनेक्टेड है, तो इस एरिया में 25% तक डीमिनरलाइजेशन हुई होती है। समझ में मत, एक ही बॉडी है, लेकिन एक सरफेस, ये वाला जो नियर रीजन है, इसमें 25% डीमिनरलाइजेशन, और ये वाला जो इसके साथ रीजन है, इसमें ये बाउंड्री है, इसमें 5% तक डीमिनरलाइजेशन हुई होती है। सही है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपके साथ आ जाता है, सही है। अच्छा, कौन जानता है इस चीज को, नाम सुना है, ये क्या होते हैं, मैंने भी बताया था, वाइट लाइट एंड डार्क बैंड्स। एग्जैक्टली, जावेद ने सही बताया। यहां पर जो एनिमल की ग्रोथ होती है ना, वो असल में इंक्रीमेंट्स में होती है। किसमें होती है, इंक्रीमेंट्स, वीकली या मंथली एक एक इंक्रीमेंट जो है वो ऐड हो जाता है। जिस तरह ट्री में एनुअल रिंग्स होते हैं, ट्री में क्या होते हैं, वेट के एनुअल रिंग्स, तो इसी तरह यहां पर भी, तो ये जो जोन स्ट्राई ऑफ रेटिजियस, ये जो इसमें जो सेंटर वाला, फॉर एग्जांपल ये एक बैंड है फॉर एग्जांपल, सही है, तो ये थोड़ा सा डार्क नजर आता है। मैं डार्कनेस की भी आपको बता देता हूं और उसकी भी बता देता हूं, सही है। और इसके एरिया जो इर्द गिर्द होती है, ये थोड़ी सी ब्राइट नजर आती है। समझ में ही बात, और वो इसलिए कि इसके इर्द गिर्द जो होती है वो रीमिनरलाइजेशन हुई होती है, क्या होती है। लेकिन ये वाला एरिया जो होता है जोन के इर्द गिर्द या ये बैंड के, वो हेवीली रीमिनरलाइज होता है। क्या होता है, हेवीली रीमिनरलाइज होता है, सही है। और ये भी थोड़ी हल्की फुल्की इसमें भी रीमिनरलाइजेशन होती है, लेकिन इसके बनिस्बत इसमें रीमिनरलाइजेशन थोड़ी सी कम होती है, तो आपको बैंड की तरह नजर आता है। अब होता क्या है कि जब डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है, तो इसके इर्द गिर्द जितना भी सब्सटेंस होता है वो खत्म हो जाता है डीमिनरलाइजेशन की वजह से। वो इनऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहां पर तो हल्की फुल्की रीमिनरलाइजेशन है, मौजूद है, समझ में आई बात। यहां पर ये तो मिनरलाइज्ड है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिनरलाइजेशन है वो डीमिनरलाइज हो जाती है, तो ये बैंड जो है वो मोर प्रोमिनेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, मोर प्रोमिनेंट, मोर इजीली वो क्या हो जाता है, आपको नजर आता है क्लियरली। तो आप इसमें ये बैंड्स जो है वो माइक्रोस्कोपी में या पोलराइज्ड लाइट में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एक बॉडी वाले ये कॉन्सेप्ट भी है। इसमें एक और बात जो है वो ट्रांसलूसेंसी की है। किसकी है, ट्रांसलूसेंसी, टू या एनी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सही है। जब उसकी अपनी जो हार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हार्ट स्ट्रक्चर की, जब उसकी हार्ट स्ट्रक्चर की अपनी कंपोजिशन मेंटेन नहीं रहती, हार्ट स्ट्रक्चर की जो इनार्टी मॉर्फोलॉजी है वो मेंटेन नहीं रहती, हार्ट स्ट्रक्चर की जब मिनरलाइजेशन कंप्लीट और एडिक्वेट नहीं रहती, उसमें डिमिनरलाइजेशन होती है, उसमें वीकनेस होती है, तो एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे जितना ज्यादा हार्ट स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा वो एक्सरे में रेडियो ओपेक नजर आएगा, क्योंकि उससे रेस पास नहीं होती तो उसकी शेडो नजर आएगी। लेकिन अगर वो वीक बनता जाता है, उसमें डिमिनरलाइजेशन होती है, साथ साथ में उसकी जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहती, तो ये रेडियोल्यूसेंसी की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, रेडियोल्यूसेंसी। तो ये जो बॉडी होती है, क्योंकि इट इज द रीजन ऑफ हेवी डिमिनरलाइजेशन इन ऑल द रीजन में जो बॉडी है एनिमल की, इट इज द रीजन ऑफ हेवी डीमिनरलाइजेशन। तो यहां पर आपको ट्रांसलूसेंसी वाला कॉन्सेप्ट मिल जाता है। किसका कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ट्रांसलूसेंसी, कि ये थोड़ा सा हेवीली ट्रांसलूसेंट, रेडियोल्यूसेंसी, नो ट्रांसलूसेंसी। सही है, कभी कभी ट्रांस जो है वो, मैं रेडियोल्यूसेंसी की बात करता हूं कि यहां पर आपको जो है वो एक्सट्रीम रेडियोल्यूसेंसी भी मिल जाती है। समझ में आई बात। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा सरफेस वाली जोन को डिस्कस करते हैं। इसकी जो अपीयरेंस होती है या जो आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां पर जिस तरह मैंने डीमिनरलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया यहां पर, तो ये सरफेस वाला जो सरफेस होता है या जो सरफेस जोन होता है, सुपरफिशियल जोन होता है, इट इज द रीजन ऑफ रीमिनरलाइजेशन।
यहाँ पर एक्सेसिव रीमिनरलाइजेशन हुई होती है। और यहाँ पर अगर आप डीमिनरलाइजेशन की बात करें या डिसल्वेशन की बात करें कि डिसॉल्व एनिमल है, या पोर्स की बात करें सिंपली कि जो डिसल्वेशन से पोर्स बनते हैं छोटे छोटे, तो 1%, बहुत कम 1% तक यहाँ पर पोर्स की क्वांटिटी होती है या डिसोल्यूशन की क्वांटिटी होती है। और मोस्ट ऑफ्टन जो है ये वाला रीजन जो है वो रीमिनरलाइजेशन का होता है। सरफेस की जो दूसरे इंपॉर्टेंट है वो प्रिवेंशन की है कि आपने जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस केरीज अगर किसी को नजर आ जाए या इनिशियल एनिमल चेंजेस नजर आ जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रिवेंट कर ले। प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए ले ले, जो केरीज के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं वो इसलिए कि अगर ये बॉडी और यहां तक पहुंच गए तो फिर आप इसको सरफेस से जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इनिशियल जो सुपरफिशियल चेंजेस होती हैं शुड बी कंसिडर्ड अलार्मिंग। सही है, उसके लिए सबसे पहले अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। और इस पूरी कहानी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन उधर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। मैंने कहा कि ये जो एनिमल है ना, ये परमिएबल है टुवर्ड वन सब्सटेंस। क्या था वो? हाइड्रोजन आयंस। एंड यही तो सारा मसला क्रिएट करना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं? अब हाइड्रोजन आयंस जो है वो इनिशियली क्या करते हैं? एंटर होते हैं टुवर्ड्स एनिमल H+ आयन। और फिर एनिमल के जो सरफेस होता है, जहां पर जो बैंड्स के सरफेस होते हैं, प्रिजम्स के सरफेस होते हैं, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के जो सरफेस होते हैं, सिंपली डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के जो सरफेस होते हैं उनसे ऑर्गेनिक कंटेंट को ईट अवे करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। तो इसी से फिर क्या होगा कि जैसे ही डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है? जो माइक्रो डाइसेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द माइक्रो डाइसेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल और दिस इज द माइक्रो डाइसेक्शन ऑफ प्रिज्म। भैया इतने तक एनिमल इससे बना होता है। सही है, तो फिर क्या होता है कि अगर ये 500 माइक्रोमीटर है तो इसको इतना थिन बनाते हैं हाइड्रोजन आयन, इतना वीक बनाते हैं, इतना ब्रिटल बनाते हैं कि इसको 10 माइक्रोमीटर तक लेके आता है। और बाकी इसके इर्द गिर्द जितनी भी सब्सटेंस होते हैं वो सब वो ईट अवे कर देता है। और इस ईट अवे करने से फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह कट कर रहे हो और इन द एंड इतना सा पतला सा बन जाता है और इसकी अपनी वेट जो है वो इतनी होती है। तो इसी तरह हाइड्रोजन आयन जो है वो इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, इनऑर्गेनिक, उसको ईट अवे करता है और इसकी जो डाइसेक्शन है उसको स्मॉल बनाता है। जब ये डाइसेक्शन स्मॉल बन जाती है तो ये फॉर एग्जांपल ये अगर मोटा होता है ये फोर्स बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब ये पतला होगा तो ये डायरेक्टली ब्रिटल नेचर इसका होगा, डायरेक्टली मामूली फोर्स से जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब इतनी ज्यादा चेंजेस आ जाती है हाइड्रोजन आयंस की वजह से तो फिर केरिस पे मामूली सा फोर्स भी आता है, मिस्टिकेटरी फोर्स भी आता है, कुछ भी आ जाता है तो वो टीथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कहां से पता चल जाता है? ये जो डीमिनरलाइज वाला जोन है ना बॉडी में, ये जो बॉडी है, तो यहां पर अगर आप इनके डाइसेक्शन को देखें तो यहां पर इसके डाइसेक्शन 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होती है। लेकिन अगर आप रीमिनरलाइज जोन में देखें या डार्क जोन में आप देखें फॉर एग्जांपल, तो यहां से 400 तक इनकी माइक्रो डाइसेक्शन होती है। तो इसका मतलब यह है कि इस रीजन में जो कमजोर रीजन है, जो डीमिनरलाइज रीजन है, उसमें माइक्रो डाइसेक्शन बहुत छोटी है ट्यूब्यूल्स की और उसको इर्द गिर्द जितना भी कंटेंट है वो ईट अवे हो गए हाइड्रोजन आयन में। तो ये हमें यहां से पता चल जाते हैं। अच्छा, ये सारी चेंजेस जब आती है या ये सारी प्रोसेस जब प्लेस करती है, देन हमारे पास क्यूबिटी फॉर्मेशन का क्यूबिटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सही है, तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ क्यूबिटी फॉर्मेशन एंड एनिमल। जब ये खत्म होगा तो इसके बाद हम फिर डेंटिनल कैरीज को पढ़ेंगे, पैथोलॉजी ऑफ डेंटिनल कैरीज। अच्छा जी, अब क्यूबिटी फॉर्मेशन किस तरह होती है या कहां से स्टार्ट होती है या कौन कौन से टिश्यू मोस्ट प्रोन है टुवर्ड क्यूबिटी फॉर्मेशन? इनिशियली जब ये सरफेस चेंजेस या ये वाले चेंजेस सारी आ जाती हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो इस होल के थ्रू या इस डीमिनरलाइजेशन के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो प्लाग से डायरेक्टली एंटर हो जाएगी कैरीज वाले जो एरिया है या जो डीमिनरलाइजेशन, और वहां पर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी भी है। अगर ये चेंजेस इतनी स्मॉल है, ये तो बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है ना, इतनी स्मॉल है ये चेंजेस कि यहां पर बैक्टीरिया एंटर नहीं हो सकती, तो फिर जो एसिड बनता है ना तो वो फ्लो करता है इनसाइड यहां पर, और वो एसिड जो है वो अच्छा एसिड में ये एक, अब यहां पर जो रीमिनरलाइजेशन है और डीमिनरलाइजेशन है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये है कि दोनों बैलेंस हो एक दूसरे के साथ, क्या हो? बैलेंस हो। डीमिनरलाइजेशन भी हो रहा है, रीमिनरलाइजेशन भी। आप अपने बोन को देखें ना, आज क्लास भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, साइट्स भी कर रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी बन रहे हैं। अब अपने ब्लड सेल्स को देखें 120 डेज बाद वो खत्म हो रहा है, न्यू बन रहे हैं। तो इसी तरह तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, रीमिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अफेक्ट ना करे। नहीं, तो अब बैक्टीरिया और एसिड क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। अब जब बहुत ज्यादा एसिड एक्युमुलेट होगा अंदर डेंटिन में, एनिमल में स्पेसिफिकली, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, दांत किसी हद तक जो है वो एसिड्स को बर्दाश्त कर देते हैं। जब वो हद से बढ़ जाए ना, सही है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होगी। सिंपली क्या स्टार्ट होगी? डीमिनरलाइजेशन। तो डीमिनरलाइजेशन एसिड भी काज कर सकता है, और अगर फ्रैक्चर आ गया, होल आ गया, पोर्स आ गए, तो बैक्टीरिया डायरेक्टली भी प्लाग से अंदर आ जाती है कैरीज में। सही है, और कैरीज में फिर उसको फर्दर प्रोग्रेशन करती है। सबसे पहले ये टारगेट करती है डेंटिनो एनिमल जंक्शन को। सही है, डेंटिनो एनिमल जंक्शन को इसलिए टारगेट करती है कि दिस इज द वीकेस्ट पार्ट इन टूथ।
भाई कि ये इसको पेनिट्रेट करना आसान है। क्या करना आसान है? पेनिट्रेट करना आसान है। तो सबसे पहले तो ये डीईजी को टारगेट कर लेते हैं एंड देन लेटरल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। किस तरह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं? लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का क्या मतलब बोलिए? फॉर एग्जांपल ये टूथ है, सही है, और ये रिड जो है, ये रिड जो है ये फॉर एग्जांपल डेंटिन है। क्या है? डेंटिन है। और यहां तक ये वाला ब्लैक एनिमल है और ये वाला एरिया पूरा एनिमल का देन डेंटिन स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है? जैसे ये फ्रैक्चर कर लेता है एनिमल को, पेनिट्रेट कर लेता है एनिमल को और यहां पर आ गया, फॉर एग्जांपल यहां पर एसिड आ गए। अब एसिड नीचे नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे तो बहुत ज्यादा मास होता है डेंटिन का। ये क्या करता है? ये लेटरल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इतना ट्यूब्यूल में इसी तरह इसी तरह इसी तरह साइड पे चले जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर इसी तरह मूवमेंट आसान है और नीचे मूवमेंट क्योंकि डेंटिन भी आएगा फिर, तो यहाँ पर ये फिर इन एरियाज में आ जाते हैं। यहाँ पर ये वीकेस्ट पार्ट्स होती है एंड देन ये फिर डेंटिन को भी पेनिट्रेट कर लेते हैं और इन ये पल्प को भी पेनिट्रेट कर लेते हैं। अब जब जब क्या होता है? जब ये एनिमल को नीचे से वीक बना लेता है। कहानी ये है कि अब यहाँ पर ऊपर तो आपको एनिमल नजर आ रहा है, एनिमल तो नजर आ रहा है, लेकिन नीचे से तो उसने एसिड ने बैक्टीरिया ने उसको वीक कर लिया है। तो एकदम ये एनिमल फ्रैक्चर हो जाता है एंड देन आपका डेंटिन एक्सपोज हो जाता है और वहां से स्टार्ट होती है डेंटिनल केस। समझ में आई बात? चले।